हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपैरिजन इन इनोल कंटेंट। इनोल कंटेंट में कंपैरिजन करना। आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे, ठीक है, कुछ कीटो कंपाउंड आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको यह बताना रहेगा बच्चों कि किस कंपाउंड में इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा। ठीक है, बस आज का टॉपिक यही होने वाला है और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला बच्चों, पक्का आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनोल कंटेंट में कंपैरिजन करना। ठीक है बच्चों, जो कीटो कंपाउंड होते हैं वो जनरली ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। मतलब किसी भी कंपाउंड का कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म अगर आपको दिया जाएगा तो कीटो फॉर्म जनरली ज्यादा स्टेबल होता है। अब बच्चा पूछे रीजन क्या होगा सर? तो इसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि जो मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स इसको सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकली एंड थर्मोडायनेमिकली कीटो फॉर्म को सपोर्ट करते हैं और कीटो फॉर्म उसी की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपैरिजन में? इनोल फॉर्म के कंपैरिजन में। बट कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इनोल फॉर्म को स्टेबल बना देते हैं और कभी कभी तो वही फैक्टर इनोल फॉर्म को इतना ज्यादा स्टेबल कर देते हैं कि वो कीटो फॉर्म से भी आगे निकल जाता है। मतलब कभी कभी 99% कंपाउंड इनोल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और 0.1% कीटो फॉर्म के फॉर्म में एग्जिस्ट करता मॉलिक्यूल। ठीक है, तो बच्चा पूछा सर वो जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बच्चों एरोमेटिसिटी, ठीक है। सेकेंड फैक्टर है बच्चों रेजोनेंस। थर्ड फैक्टर है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एंड फोर्थ फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चार फैक्टर हैं जो इनोल फॉर्म को ज्यादा स्टेबल बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जनरली कीटो फॉर्म डोमिनेट ओवर द इनोल फॉर्म because mechanics and thermodynamics support of कीटो फॉर्म। तो बच्चों मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स कीटो फॉर्म को क्या करता है? सपोर्ट करता है। बट कुछ फैक्टर ऐसे हैं, सम फैक्टर विच इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म। ओके, तो बच्चों जनरली कीटो फॉर्म डोमिनेट करता है इनोल फॉर्म के कंपैरिजन में, बट कुछ उसका रीजन क्या है? मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स सपोर्ट करते हैं। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। फर्स्ट फैक्टर एरोमेटिसिटी। सेकेंड फैक्टर है बच्चों रेजोनेंस है। थर्ड फैक्टर है बच्चों एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना ज्यादा एसिडिक है? जितना ज्यादा एसिडिक रहेगा इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। एंड फोर्थ फैक्टर है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतने फैक्टर्स हैं बच्चों जो इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और कभी कभी मैंने आपको बताया इतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनोल फॉर्म की कि वो कीटो फॉर्म से भी ज्यादा ऑब्टेन होने लगता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं
एक एक करके। सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में, मतलब जिसमें एक सी डबल बॉन्ड हो, ग्रुप प्रेजेंट हो। फिर इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड में, ठीक है। फिर इसके बाद 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में एंड 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में। इतने में अपने लोग चेक कर लेंगे और इतने में ही अपने नीट के और जेई के जितने क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो एक चीज, हाँ बच्चों, आपको पता है कि कोरोना अपने चरम सीमा पे चल रहा, बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। तो आप लोग घर पे रहिए और सेफ रहिए, है ना, क्योंकि अगर आप लोग बाहर निकलेंगे तो उससे आपके परिवार के ऊपर रिस्क रहेगा, है ना। तो आप लोग घर पे रहिए। ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग को पता बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जरूरी नहीं मेरे से ही पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, बट आप पढ़िए, घर पे रहिए और घर पे पढ़िए। ओके बच्चों, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं आगे। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। सबसे फर्स्ट है बच्चों मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड बच्चों, सबसे फर्स्ट है मोनोकार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड देखिएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। और इस मॉलिक्यूल में बच्चों टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है। कैसे? मैंने बताया था टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट होने के लिए दो एटम के बीच में क्या होना चाहिए, तो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, और बगल वाले एटम के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, जिसे अपन लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ए दोनों एटम के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और बगल वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इस मॉलिक्यूल में। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों टाइटोमेरिज्म प्रेजेंट है ना। अब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे, तो इनोल फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, यहां से हाइड्रोजन H+ आयन के रूप में निकलता है। क्या करते हैं, बेस मिलाते हैं, और बेस H+ आयन को ट्रैप करके यहां से हटा ले जाता है। तो कार्बन के ऊपर या जो भी एटम रहेगा उसके ऊपर क्या जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज जाएगा। फिर उस नेगेटिव को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कराएंगे, और फाइनली नेगेटिव चार्ज जहां पे जाएगा वहीं पे H+ आकर के अटैच हो जाएगा, और वो उसका इनोल फॉर्म रहेगा मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो देखिएगा, इस मॉलिक्यूल में ये है कीटो फॉर्म, ये है कीटो फॉर्म। जब इसका मैं इनोल फॉर्म बनाऊंगा तो चाहे यहां से हाइड्रोजन निकालूं चाहे यहां से, बात एक ही है। तो जब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे बच्चों, है ना, जब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव को डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को नेगेटिव चार्ज, फाइनली हाइड्रोजन यहां आने वाला है। तो मॉलिक्यूल बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C, और यहां O, और यहां पे H आके अटैच हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये बच्चों क्या है, इनोल फॉर्म है। ये इस मॉलिक्यूल का क्या है, इनोल फॉर्म है, ठीक है। कीटो फॉर्म, ये इनोल फॉर्म। देखा जाता है बच्चों इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें वन कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में जो कीटो फॉर्म होता है बच्चों, वो 99.9% देखने को मिलता है, मतलब 99.9% ये रहेगा, और जो इनोल फॉर्म रहता है बच्चों वो 0.1% आपको देखने को मिलता है। मतलब इनोल फॉर्म बहुत कम रहता है और कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा रहता है। हमेशा किसी भी मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है और इनोल फॉर्म बहुत ही कम स्टेबल होता है। क्लियर है? अब हम लोग देखने जाते हैं 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड है 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो सेकेंड है 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। देखते हैं डाई कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों, जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल लिया CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों आपको पता है ऑक्सीजन जब 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे उसके पास 2 लोन पेयर भी रहते हैं। तो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर और इस ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर। और आपको पता है
अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो एलपी एलपी रिपल्सन होता है। क्लियर है? तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में एलपी एलपी रिपल्सन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। एलपी एलपी लोन पेयर रिपल्सन इसमें प्रेजेंट है, और इसलिए ये मॉलिक्यूल में आपको पता है इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और आपको पता होगा बच्चों सिंगल बॉन्ड क्या होता है, रोटेट करता है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर पे रोटेट करने से मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसे अपन लोग बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो बच्चों इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच रिपल्सन प्रेजेंट है, और रिपल्सन होने की वजह से ये कार्बन कार्बन का जो सिंगल बॉन्ड है बच्चों वो रोटेट कर जाता है 180 डिग्री पे, और जो इसका स्ट्रक्चर बनता है बच्चों वो क्या होता है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसमें अपन लोग इसका टॉटोमेरिज्म कराते हैं। तो मॉलिक्यूल ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और इसका जब टॉटोमेरिज्म बनेगा, जो इसका इनोल फॉर्म बनेगा, तो चाहे आप इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो चाहे आप यहाँ का टॉटोमर बनाइए, चाहे आप यहाँ का हाइड्रोजन लेकर के इसका इनोल फॉर्म बना दीजिए। क्लियर है? तो चलिए देखिएगा, इसका जब इनोल फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O C OH डबल बॉन्ड CH2। कैसे हमने किया, यहां से हाइड्रोजन हटाया, निगेटिव चार्ज लगाया, निगेटिव को पाई और पाई को यहां ला करके निगेटिव चार्ज, और फाइनली हाइड्रोजन यहां से यहां चला आया। क्लियर? तो वो ये कीटो फॉर्म है बच्चों, और ये क्या है, इनोल फॉर्म है। ठीक है? तो देखने को मिलता है कीटो फॉर्म जो इस 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में, इस टाइप के 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में देखने को मिलता है आपको बच्चों, ये लगभग 60 से 70% देखने को मिलेगा आपको, 60% से लेकर के 70% इस फॉर्म में रहता है, और लगभग 30 से 40% के बीच में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो 60 से 70% ये रहता है, और 30 से 40% हो सकता है 75-25 का रेशियो, जो भी है इसी रेंज में ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? और आगे देख लेते हैं रिंग में 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। ये बच्चों रिंग में 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है ना, ये भी 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। इस मॉलिक्यूल में आपको पता है बच्चों, जब भी कहीं पे रिंग हो जाता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जो सिंगल बॉन्ड होता है वो उसका रोटेशन क्या होता है, उसका रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या डबल बॉन्ड आ जाए या वहां पे रिंग का फॉर्मेशन हो जाए, तो जो डबल बॉन्ड जो रोटेशन होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का, वो क्या होता है बच्चों, रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे रोटेट नहीं कर पाएगा। लोन पेयर रिपल्सन तो इसमें भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो जब लोन पेयर रिपल्सन है बच्चों, तो यहाँ पे इसको रोटेट करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे रिपल्सन तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इस मॉलिक्यूल में भी एलपी रिपल्सन है बच्चों, इस मॉलिक्यूल में भी एलपी रिपल्सन है, और इसमें रोटेशन क्या है बच्चों, एब्सेंट है, इसमें रोटेशन क्या है, एब्सेंट है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल रोटेट तो कर नहीं पाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बच्चों सब का सब अपना जितना परसेंट था 100% सब का सब इनोल फॉर्म बना डालता है, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता मॉलिक्यूल, तो ये क्या बना डालता है, इनोल फॉर्म। और अभी जब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे वो भी बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, देखिएगा कैसे। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों, है ना, तो यहां से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव चार्ज लगाएंगे, निगेटिव को पाई, पाई को निगेटिव चार्ज, और फाइनली एच यहां आएगा, तो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड O और OH, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। बच्चों आपको पता है जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या फ्लोरीन से जुड़ा हो, और बगल में कोई एटम ऐसा है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, लाइक हाइड्रोजन, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, तो इस मॉलिक्यूल में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इस मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों यहाँ पे एक चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। लगभग कितने एटम के बीच में, 1 2 3 4 5 एटम के बीच में एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे अपन लोग बोलते हैं चिलेटिंग रिंग। और बच्चों ये होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। चिलेटिंग रिंग जब भी कहीं बनता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है बच्चों। तो जो मॉलिक्यूल में जो इसका इनोल फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट, मॉलिक्यूल में जो इनोल कंटेंट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। और यहाँ पे जो इनोल कंटेंट अपने को ऑब्टेन कर मिलता है, इनोल कंटेंट जो देखने को मिलता है बच्चों वो 100% होता है, और ये कीटो फॉर्म जो है वो 0% आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये था 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों। ठीक है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है ना। तो 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में बच्चों फर्स्ट है इसमें एसिटॉक्सी एसिटिक एस्टर। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अपन लोग ले रहे हैं एसिटॉक्सी एसिटिक एस्टर। देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, O C2H5 है ना बच्चों। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये है एसिटॉक्सी एसिटिक एस्टर। 1 पे है और 3 पे है कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब फर्स्ट और 3 पे है ना। तो देखिएगा नंबरिंग जो है तीनों का, दोनों के बीच में एक का गैपिंग है। तो ये है एसिटॉक्सी एसिटिक एस्टर। इस मॉलिक्यूल में बच्चों ये है कीटो फॉर्म है ना, ये है कीटो फॉर्म। इस मॉलिक्यूल में जब इनोल फॉर्म का फॉर्मेशन करेंगे, देखिएगा यहां पे इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो लगभग कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना। अब बच्चा बोला सर यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन निकालें जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाए, कि कौन से हाइड्रोजन के, यहाँ वाला हाइड्रोजन ज्यादा निकालेंगे तब इनोल कंटेंट अपने को ज्यादा मिलेगा, या इस वाले हाइड्रोजन का इनोल कंटेंट ज्यादा ऑब्टेन होगा। तो बच्चों वहां का हाइड्रोजन निकालिएगा जहां पर एसिडिक नेचर, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा देखने को मिले, है ना। हाइड्रोजन वहीं पे जल्दी निकलता है जहां पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिले। तो जब आप यहां पे हाइड्रोजन हटाएंगे और नेगेटिव चार्ज लगाएंगे तो ये नेगेटिव सिर्फ एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिजोनेंस करेगा, लेकिन जब यहां से आप हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों C डबल बॉन्ड O के साथ रिजोनेंस करेगा, और जब ज्यादा रिजोनेंस करेगा, दो लो के साथ रिजोनेंस करेगा, तो बच्चों इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो यहां पे हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर जाएगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं, जब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे तो यहां से हटाएंगे। अब चाहे आप इससे लगाइए चाहे आप इससे लगाइए, है ना। तो मुझे लगता है आप बच्चों इस नेगेटिव चार्ज का, देखिएगा इस नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, हाइड्रोजन हटाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस नेगेटिव चार्ज पे देखिएगा इसका क्या लगता है बच्चों, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इसका लगता है प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को क्या करता है बच्चों, डिक्रीज कर देता है। तो इस नेगेटिव चार्ज का रिजोनेंस इसके साथ मत कराइए, इसके साथ रिजोनेंस कराइए, तो जो इसका इनोल कंटेंट ऑब्टेन होगा अपने को बच्चों वो क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों OH, है ना, C डबल बॉन्ड O, O C2H5। तो ये कौन सा फॉर्म है बच्चों, इनोल फॉर्म है ना। आपको देखने को मिल रहा बच्चों कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और बगल में भी ऑक्सीजन है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या करेगा बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जब भी कहीं पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बच्चों, वहां पे चीलेशन प्रोसेस होता है, वहां पे चीलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो इस मॉलिक्यूल में भी
इस मॉलिक्यूल में भी 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो रहा बच्चों, 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और बच्चों अगर चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन होता है तो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, है ना। तो इस मॉलिक्यूल में इनोल फॉर्म मोनोकार्बोनिल कंपाउंड के कंपैरिजन में ज्यादा देखने को मिलेगा। मोनो में तो यार 0.1% था, तो इसमें इनोल फॉर्म का जो कंटेंट है, इनोल कंटेंट है, वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और यहां पे इतना बढ़ गया, लगभग 7% आपको इनोल कंटेंट इस मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। और कितना परसेंट कीटो फॉर्म, 93% कीटो फॉर्म। 7% इसलिए मिल गया यार, जानते हो क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट था मॉलिक्यूल के अंदर, रिंग का फॉर्मेशन हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए इनोल कंटेंट बढ़ गया। मैंने अभी आप लोग को बताया 4 फैक्टर हैं जो इनोल कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, इनोल की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे इनोल कंटेंट ज्यादा ऑब्टेन होता है। तो इसी फैक्टर की वजह से यहाँ पे इनोल कंटेंट ज्यादा देखने को मिला। और अभी 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में एक ऐसा कंपाउंड लेने वाला हूं बच्चों जिसमें इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। अगला एग्जांपल है एसिटाइल एसीटोन। अगला एग्जांपल है बच्चों एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन जो होता है बच्चों, देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। यहां पे प्लस यम की वजह से, प्लस यम इफेक्ट लगने की वजह से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई थी, जिससे इनोल कंटेंट थोड़ा सा कम मिला था। यहां पे प्लस यम इफेक्ट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट मेथिल ग्रुप का लगेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिएगा 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, यहां पे भी डबल बॉन्ड, अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 अल्फा हाइड्रोजन है। चाहे आप यहां का हाइड्रोजन हटाकर इसका इनोल फॉर्म बना सकते हैं, आप यहां पे हाइड्रोजन हटा के यहां इनोल फॉर्म बना सकते हैं, तो इसका और इसका दोनों का एक ही बनेगा। और आप जब यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे तो वो अलग टाइप का इनोल फॉर्म बनेगा। मुझे लगता है वही इनोल फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्लियर है, औरों के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे नेगेटिव चार्ज जब आएगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, है ना। तो यहां से हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज लगाइए, चाहे आप इसके साथ रिजोनेंस कराइए चाहे आप इसके साथ, दोनों के साथ सेम ही है। तो इसके साथ करा रहा हूं तो जो इसका इनोल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। फिर वही कहानी, क्या, कौन सी कहानी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कहानी बच्चों। और इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने एटम की, 3 और 3 6। तो यहां पे भी 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। और इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। और बच्चों यहां पे देखा जाता है एसिटाइल एसीटोन के अंदर इनोल कंटेंट थोड़ा सा और इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया बच्चों, कितना इंक्रीज कर गया, यहां पे ये 26% आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग कीटो फॉर्म जो है, ये जो कीटो फॉर्म है बच्चों, ये आपको 74% आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो ये था 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम लोग ऐसे कंपाउंड लेते हैं जो नॉन एरोमेटिक वो या एंटी एरोमेटिक था, लेकिन जब उसका इनोल फॉर्म बना तो एरोमेटिक हो गया। तो आपको जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सी होती है, एरोमेटिक की होती है। तो अगर कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से वो एरोमेटिक बन जाता है इनोल फॉर्म में आने के बाद, तो वो इनोल फॉर्म बच्चों बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, वहां पे इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा बनेगा, लगभग 99% इनोल फॉर्म बनेगा। तो अगला केस है कभी भी मॉलिक्यूल का नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक का फॉर्मेशन, क्लियर है। चलिए देखिएगा बच्चों, अगला केस है नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक टू एरोमेटिक। देखिएगा कैसे,
ये मॉलिक्यूल कैसा है बच्चों? नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि नॉन एरोमेटिक में बच्चों रिजोनेंस नहीं होता, पूरे रिंग के अंदर, कंप्लीट रिंग के अंदर रिजोनेंस नहीं होता है। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग होने की वजह से इस मॉलिक्यूल में रिजोनेंस ही नहीं है, कंप्लीट रिंग में रिजोनेंस नहीं, तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। क्लियर है? अब देखिएगा ये बच्चों, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के पास हाइड्रोजन है क्या? नहीं बच्चों। अपन लोग जो भी हाइड्रोजन निकालते हैं, जो भी हाइड्रोजन हटाते बच्चों, वो क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होना चाहिए। sp2 और sp कार्बन का हाइड्रोजन नहीं, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बच्चों ये डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन यहां से नहीं, डबल देखिएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड कंजुगेट सिस्टम है, फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट है बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो हाइड्रोजन आप यहां से हटाएंगे ना, हाइड्रोजन हटाएंगे ना, तो बच्चों नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पूरे रिंग के अंदर रिजोनेंस प्रेजेंट है। क्लियर है? तो बच्चों रिजोनेंस जब प्रेजेंट है, तो जब इसका आप इनोल फॉर्म बनाएंगे, इस मॉलिक्यूल का जब आप इनोल फॉर्म बनाएंगे, तो क्या बनेगा? यहां का हाइड्रोजन हटेगा, यहां नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई, पाई हो गया, पाई का नेगेटिव यहां चला आया, और इस डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन यहीं पे आके जुड़ गया, तो सिंगल बॉन्ड OH, और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिएगा ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल है, और ये क्या है? इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। बच्चों कभी कभी इसी मॉलिक्यूल को कुछ इस फॉर्म में लिख देता है, तब भी इसका भी इनोल फॉर्म फिनॉल ही बनेगा। है ना? यहां से हाइड्रोजन हटाएंगे, हाइड्रोजन हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव को पाई बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन ले जाएंगे, फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। तो इससे भी फिनॉल ही बनेगा, है ना? तो चाहे ये कंपाउंड हो, चाहे ये कंपाउंड हो, दोनों का, दोनों नॉन एरोमेटिक है, और दोनों से जो इनोल कंटेंट मिल रहा है वो फिनॉल मिल रहा है। और फिनॉल कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक होता है। तो बच्चों यहां पे नॉन एरोमेटिक था पहले, कीटो फॉर्म कैसा था? नॉन एरोमेटिक था, और जो इनोल है वो एरोमेटिक हो गया। तो यहां पे बच्चों जो आपको इनोल कंटेंट देखने को मिलेगा 99.9% देखने को मिलेगा, और जो कीटो फॉर्म है बच्चों, ये जो कीटो फॉर्म है ये आपको देखने को मिलेगा 0.1%, 0.1%। क्लियर है? चलिए, तो ये था इनोल कंटेंट, कैसे क्या होता है इनोल कंटेंट, और कहां पे इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा, कब इनोल कंटेंट कम मिलेगा, तो ये आपने पता कर लिया। और अब अपन लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिससे अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों? हाँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज, एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को अपन लोग देख लेते हैं कि कब इनोल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को अपन लोग देख लेते हैं, तब अपन लोग क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर देंगे। ओके बच्चों? इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट्स जब भी कहीं भी बच्चों नॉन एरोमेटिक से कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बन जाए, तो वहां पे इनोल कंटेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? फिर इसके बाद बच्चों अपने को 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर लगभग देखने को मिलता है। और बच्चों ये भी बात करूं, जो 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में रिंग वाला था ना, उसमें इनोल कंटेंट 100% मिलता है, जबकि इसमें इनोल कंटेंट 99.9% मिलता है। तो कभी 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का जो रिंग वाला कंपाउंड है वो सबसे आगे रहेगा। क्लियर है? तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, फिर इसके बाद 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, फिर इसके बाद 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, और सबसे कम इनोल कंटेंट मिलता है बच्चों मोनो कार्बोनिल कंपाउंड, मोनो कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे कम।
तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, फिर 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, फिर 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, फिर 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, फिर मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड 2 बार लिख दिया। हाँ, तो बच्चों 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में जब अपन लोग कंपैरिजन करते हैं इन सेम कैटेगरी, अगर कंपाउंड सेम ही कैटेगरी का है तो इन सेम कैटेगरी इनोल कंटेंट कंपैरिजन ऑफ इनोल कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन, जहां का हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा, उस कंपाउंड का इनोल कंटेंट ज्यादा होगा। अगर मॉलिक्यूल एक ही जैसे हैं तो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन, जल्दी हाइड्रोजन अगर निकलेगा बच्चों पक्का, तो वहां इनोल कंटेंट ज्यादा बनेगा। अगर हाइड्रोजन लेट से निकलेगा तो इनोल कंटेंट कम ऑब्टेन होगा। क्लियर है? और अब अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन लोग इनोल कंटेंट का कंपैरिजन करना हम लोग अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अपन लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। किस पे बेस्ड? कीटो इनोल कंटेंट के ऊपर, है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, आपको ये बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट ज्यादा मिलेगा और कौन से मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट कम मिलेगा। क्लियर है? चलिए देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चंस के अंदर CH3CO CH3CO CD3 CH3CO CD3, इसमें आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। तो चलिए देखिएगा बच्चों, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होती है उसकी मजबूती थोड़ा सा कम होती है और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होती है। कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड के बीच की मजबूती सबसे ज्यादा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा जाए, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन CD एंड CT, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ CT की होती है। मतलब कार्बन और ट्राइटियम के बीच का जो बॉन्ड है वो फिजन ही नहीं होगा, तो यहां से ट्राइटियम नहीं निकलेगा। कौन निकलेगा बच्चों? इन दोनों में से हाइड्रोजन निकलेगा, इन दोनों में से भी हाइड्रोजन निकलेगा, तो इन दोनों में से भी, इसमें तो हाइड्रोजन इसी प्रेजेंट है, तो निकलेगा कौन बच्चों? हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको हटाना है सिर्फ हाइड्रोजन। तो जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, और CH3 का क्या लगेगा बच्चों? प्लस आई इफेक्ट। यहां पे भी हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव चार्ज, और CD3 का क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट। यहां पे भी हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज लगाइए, CT3 का क्या लगेगा? प्लस आई इफेक्ट। और मुझे लगता है CT3 का प्लस आई इफेक्ट मैक्सिमम लगता है बच्चों। तो जब प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा लगेगा तो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी इसमें डिक्रीज कर जाएगी, और अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम रहेगा तो बच्चों इस मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट कम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका मिलेगा? फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल का, फिर इसके बाद सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का, फिर इसके बाद थर्ड वाली मॉलिक्यूल का। तो जो इनोल कंटेंट का ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। उसी तरीके से सेम टू सेम सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों, आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनाएंगे? कार्बन आयन। और कार्बन आयन जब बनाएंगे तो NO2 का देखिएगा बच्चों क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। यहां पे भी आप कार्बन आयन बनाएंगे और क्लोरीन का क्या लगेगा बच्चों? क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और यहां पे जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, और यहां पे क्या लगेगा? CH3 का बच्चों प्लस आई इफेक्ट। कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली एंड माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगा बच्चों वो किसका होगा? यहां पे NO2 का माइनस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों वो मैक्सिमम लगता है, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका मिलेगा बच्चों? फर्स्ट का, फिर इसके बाद सेकेंड का, फिर इसके बाद थर्ड का। तो इस मॉलिक्यूल, इस क्वेश्चन में भी सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर थर्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिएगा बच्चों, एक मॉलिक्यूल दिया है CH3CONS2, कीटो फॉर्म है बच्चों ये। क्लियर है? अब इस कीटो फॉर्म का जब हाइड्रोजन कार्बन से हटाया गया तो इनोल फॉर्म ये बना,
और जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन हटाया गया तो नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहां पे इनोल फॉर्म ये बना। तो एक बार इसका इनोल फॉर्म ये बना और एक बार इसका इनोल फॉर्म ये बना, तो बताना है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन रहेगा। तो आपको पता है बच्चों, जो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसमें कीटो फॉर्म सबसे ज्यादा रहता है। तो जो कंटेंट रहेगा सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहेगा, वो ए का रहेगा। ए सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलेगा। फिर अब बचा बी और सी। बी और सी इनोल फॉर्म है, इन दोनों में, दोनों इनोल फॉर्म है, इन दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका रहेगा वो अपने को चेक करना है। तो बच्चों यहां पे जब हाइड्रोजन हटाया गया होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आया होगा, कार्बन पे। और जब ये वाला इनोल फॉर्म बनाया गया होगा तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आया होगा, नाइट्रोजन पे, है ना। जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तब ये वाला इनोल फॉर्म बना होगा, और जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो इनोल फॉर्म ये वाला बना होगा। तो आपको पता है जो नेगेटिव चार्ज होता है, सबसे पहले हम लोग कार्बन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले हम लोग यही चेक करते हैं, चार्ज ऑन एटम, किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। तो मतलब अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होगा तो स्टेबल ज्यादा रहा होगा वो वाला इंटरमीडिएट, और वो वाला इसका इनोल फॉर्म ये है, तो ये वाला इनोल फॉर्म ज्यादा बना होगा। तो मतलब सबसे ज्यादा ए तो कीटो फॉर्म रहेगा, फिर इन दोनों इनोल फॉर्म में इसके बाद कौन रहेगा बच्चों, सी, फिर इसके बाद बी। तो यहां पे परसेंटेज जो रहेगा सबसे ज्यादा ए रहेगा, फिर इसके बाद सी रहेगा, फिर इसके बाद बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में साइक्लोप्रोपेनोन, साइक्लोब्यूटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन में आपको ये देखना कि किस मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट कम मिलेगा और किस मॉलिक्यूल का इनोल कंटेंट ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। देखिएगा बच्चों, अगर इस मॉलिक्यूल में बात करें तो जो इसका इनोल बनेगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है ना। तो हाइड्रोजन हटाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे, है ना। आपको पता है बच्चों, जो 3 कार्बन की रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है ना। मतलब इतनी कम स्टेबिलिटी होती है कि जैसे लड़की हो, उसकी छोटी चोटी हो और उसकी एड़ी में बांध दिया जाए तो जितना ज्यादा स्ट्रेन जनरेट होगा, उसी तरीके से बच्चों 3 कार्बन की रिंग में स्ट्रेन होता है। रियली बता रहा हूं, एकदम उतने ही स्ट्रेन होता है ना। 4 कार्बन में थोड़ा सा स्ट्रेन कम होता है और 5th कार्बन की रिंग में स्ट्रेन और कम हो जाता है। एक चीज और, स्ट्रेन हो, ठीक। अब मान लीजिए आपने उस लड़की का चोटी उसके एड़ी में बांधे हुए हैं और इसके बाद आप उसको और खींचिए तो उसको दर्द नहीं होगा क्या, होगा, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा यार। पहले वो कार्बन 3 कार्बन की एक तो रिंग है और वो सिंगल बॉन्ड बनाया है, तब भी उसकी स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। लेकिन जैसे ही आप उस कार्बन को डबल बॉन्ड बना देंगे, कार्बन कार्बन के बीच में 3 कार्बन की रिंग में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देंगे, उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी बच्चों, है ना। मतलब यहां पे थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम रहेगा, यहां पे स्टेबिलिटी थोड़ा सा, यहां पे सबसे कम स्टेबिलिटी, यहां पे थोड़ा सा बढ़ेगा और यहां पे सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो बच्चों कार्बन कार्बन के बीच में पहले एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज था, बाद में 2-2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। इसलिए बच्चों इस रिंग की स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगा तो इनोल कंटेंट इसका जो रहेगा बहुत कम स्टेबल, इसका जो इनोल रहेगा वो बहुत कम स्टेबल होगा। इसलिए इस मॉलिक्यूल से इनोल कंटेंट बहुत कम मिलेगा। तो जो ऑर्डर होगा इनोल कंटेंट का, जो इनोल कंटेंट का ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा इनोल कंटेंट, सबसे ज्यादा होगा बच्चों किसका, 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चों। आपको पता है ये बीच वाला हाइड्रोजन हटेगा, नेगेटिव चार्ज यहां पे सबसे ज्यादा स्टेबल है। हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जहां रहेगा वही इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा मिलेगा। यहां पे हाइड्रोजन का नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं लगता बच्चों हाइड्रोजन का, दोनों तरफ से हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। यहां पे मेथिल का क्या लग रहा है बच्चों, दोनों तरफ से प्लस आई इफेक्ट, यहां पे एक तरफ से प्लस आई इफेक्ट और एक तरफ से बच्चों प्लस एम इफेक्ट लग रहा है। ऑक्सीजन का क्या लगता है, प्लस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को ज्यादा डिक्रीज कर देगा, और जब ज्यादा डिक्रीज कर देगा तो इनोल कंटेंट तो इससे सबसे कम मिलेगा। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किससे मिलने वाला बच्चों, फर्स्ट से, फिर इसके बाद सेकंड से, फिर इसके बाद
थर्ड से मतलब इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, और सबसे कम इसका इनोल कंटेंट। क्लियर है? चलिए, और बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है नीट 2013 में, नीट 2013 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में ये मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है, और बच्चों इसमें ये ट्राई कार्बोनिल कंपाउंड है। अगर इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों, ठीक, हाइड्रोजन हटाइए, फिर यहाँ पे OH, इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, ये बना। फिर यहां वाला हाइड्रोजन इसको भेज दीजिए, ये बना। इसका इनोल फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा। तो बच्चों ये एरोमेटिक था, पहले वो कैसा था, नॉन एरोमेटिक, बाद में वो कैसा हो गया, एरोमेटिक हो गया। इनोल कंटेंट इसका सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका, इसका, क्योंकि ये पहले नॉन एरोमेटिक था, बाद में एरोमेटिक हो गया, तो इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा किसका, 3 का। अब बचा फर्स्ट और सेकेंड में, तो फर्स्ट वाला मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है और सेकेंड वाला बच्चों 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड है। और मैंने अभी अभी बताया आपको 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड में इनोल कंटेंट ठीक ठाक मिलता है, लेकिन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में 0.1%। तो बच्चों फिर इसके बाद इनोल कंटेंट किससे मिलेगा, सेकेंड वाले से, और मोनोकार्बोनिल कंपाउंड से इनोल कंटेंट कम देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में जब इसका इनोल फॉर्म बनाएंगे बच्चों, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा वो फिनॉल बनेगा बच्चों, फिनॉल। ठीक है, इसका इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, बगल वाले एटम के ऊपर हाइड्रोजन है, तो इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा बच्चों वो ये बनेगा। पहले ये नॉन एरोमेटिक था, बाद में ये एंटी एरोमेटिक हो गया बच्चों। पहले ये नॉन एरोमेटिक था, बाद में ये एरोमेटिक हो गया। इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा बच्चों, इसका जो इनोल फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ OH, हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ पाई बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है, ये तो बच्चों ये पहले नॉन एरोमेटिक था और अभी भी क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो आपको बच्चों पता है कहीं पे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाए उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक, यहाँ नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया, तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट फर्स्ट वाले का होगा। ठीक, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंडों की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। तो यहां पहले नॉन एरोमेटिक था, बाद में एंटी एरोमेटिक, स्टेबल से अनस्टेबल हो गया, तो इसका इनोल कंटेंट ज्यादा नहीं मिलेगा। नॉन एरोमेटिक था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, नॉन एरोमेटिक पहले था और नॉन एरोमेटिक अभी भी है, तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट बच्चों मिलेगा फर्स्ट का, फिर इसके बाद थर्ड का, फिर इसके बाद सेकंड का। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट फर्स्ट का, फिर इसके बाद थर्ड का, और इनोल कंटेंट सेकंड का सबसे कम मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, फिनाइल का -I इफेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा बच्चों। यहाँ पे आप हाइड्रोजन हटाएंगे, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब आपको देखना है कि कहां पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो बच्चों फिनाइल का -I इफेक्ट, और यहाँ पे दो -I इफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे एक फिनाइल का -I इफेक्ट और OC2H5 का +M इफेक्ट, और यहाँ पे दो C2H5 का +M इफेक्ट लग रहा है बच्चों थर्ड वाले मॉलिक्यूल में। तो +M इफेक्ट स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देता है, और जब स्टेबिलिटी ही डिक्रीज रहेगी तो क्या उसका इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगा, क्या नहीं, सबसे कम बनेगा। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका मिलेगा, 8th वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसका मिलेगा बच्चों, फर्स्ट का, इसका, फिर इसके बाद सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का, और थर्ड वाले कंपाउंड का इनोल कंटेंट सबसे कम मिलेगा बच्चों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड एंड मोनोकार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है,
मोनोकार्बोनिल कंपाउंड की तो स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी, उसका कीटो फॉर्म ज्यादा रहता है, इनोल फॉर्म कम बनता है। तो थर्ड वाला तो सबसे पीछे जाएगा, थर्ड वाला तो सबसे पीछे जाएगा, क्योंकि वो क्या है बच्चों, हाँ मोनोकार्बोनिल कंपाउंड होता और अगर वो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन जाता तब आगे चला जाता। लेकिन यहां कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा बच्चों कि यहां देखिएगा ये नॉन एरोमेटिक है और बाद में भी इसमें नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा यहां से जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो हाइड्रोजन को क्या बनाएंगे, नेगेटिव को क्या बनाएंगे, पाई, पाई को क्या बनाएंगे, नेगेटिव, है ना। फिर यहां पे OH आ जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड की गैपिंग आ जाएगी बच्चों। मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक था और इनोल फॉर्म बनाने के बाद भी नॉन एरोमेटिक ही रहेगा, है ना। जबकि आपको पता है इसका जो इनोल फॉर्म बनता है बच्चों, इसमें ये तो 0% रहता है, इनोल इसका जो बनेगा बच्चों वो 100% इनोल फॉर्म इसका रहता है। और इसका इनोल फॉर्म, इसका भी इनोल फॉर्म लगभग 60 से 70% बन जाता बच्चों, है ना, क्योंकि 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है। मैंने आपको बताया था 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की जो इनोल कंटेंट होता है वो दूसरे नंबर पे आता है। पहला नंबर पे कौन आता है, नॉन एरोमेटिक से कोई एरोमेटिक बन जाए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसमें देखने को मिलेगा आपको, सेकंड में, सेकंड में 100% इनोल कंटेंट। फिर इसके बाद बच्चों फर्स्ट में, और थर्ड में सबसे कम। थर्ड वाले में सबसे कम इसलिए बच्चों, थर्ड वाले में सबसे कम इसलिए है क्योंकि बच्चों वो नॉन एरोमेटिक था और अभी भी नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर वो एरोमेटिक बन जाता तो उसका इनोल कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता। क्लियर है? ओके, तो ये थे इनोल कंटेंट पे बहुत सारे क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चंस समझ में आ गए, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है बच्चों। तो सारे क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, बाय।